जून 1987, लाहौर की सुबह। एक आदमी मस्जिद से निकलता है, नमाज खत्म, घर जाने का रास्ता। पर तभी पीछे से दो लोग, पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी। आप लंदन वाले अब्दुल खान हैं? हाँ का जवाब आता है। और उसी पल 9 गोलियां, दिल में, सीने में, सब कुछ खत्म। अब्दुल खान गिरता है, मर जाता है। वो दोनों रेंजर्स असली नहीं, उनका असली नाम कभी पता न चलेगा। ये कहानी नहीं है किसी फिल्म की, यह है भारत की सबसे गुप्त ऑपरेशन की, ऑपरेशन हॉर्नेट की। ऐसी ऑपरेशन जो दुनिया से छिपी रहनी थी और सालों तक छिपी रही। नवंबर 1984, पेरिस। एक कैफे में टीवी चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, इंदिरा गांधी की मौत। पीएम लॉरेंट फेबियस दिल्ली जा रहे हैं। सब लोग शांत बैठे हैं, लेकिन एक कोने में एक आदमी टीवी की तरफ देख ही नहीं रहा। उसके सामने गोपनीय डॉक्यूमेंट्स, खुली हुई फाइलें। ये आदमी संजीव जिंदल, रॉ का गुप्त एजेंट। कुछ दिन पहले लंदन में एक मिलन हुआ था। एक ब्रिटिश अधिकारी, क्लार्क ली, इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और भारत विरोधी लोगों की जानकारी इकट्ठा करता था। क्लार्क की एक रिपोर्ट आई, एक नाम पर केंद्रित, अब्दुल खान, पाकिस्तानी, लंदन में बैठा, और भारत के अंदर आतंक का पूरा नेटवर्क उसी के हाथ में। हर अटैक से पहले अब्दुल खान के घर मीटिंग होती थी। हर मीटिंग के बाद पंजाब में धमाका। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार आया, BN संधू, भारत से गया, खिस्तानी एक्टिविस्ट और ISI का सीधा आदमी। जिंदल का खून खोल उठा। दिल्ली को फौरन खबर भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिसंबर 1984, दिल्ली, रॉ का हेडक्वार्टर। अनुज भारद्वाज, सीनियर अधिकारी, जिंदल की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। जैसे ही पढ़ना खत्म होता है, एक ऑर्डर, जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ दिन बाद जिंदल पहुंचता है, एक सुरक्षित कक्ष। भारद्वाज सामने बैठते हैं। सीधा सवाल, तुम्हारा प्लान क्या है? जिंदल तुरंत, संधू को पकड़ना होगा, किसी भी कीमत पर। ISI के चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइज कर रहे हैं। भारद्वाज एक और सवाल पूछते हैं। जिंदल पूरा प्लान सुना देता है और भारद्वाज ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। इसी पल एक नई ऑपरेशन जन्म लेती है, नाम ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ हफ्ते बाद लंदन, एक बिल्डिंग का पार्किंग लॉट। जिंदल एक आदमी से मिलता है, एजेंट मोहन, अनुज भारद्वाज का सबसे विश्वस्त आदमी। कई हाई रिस्क ऑपरेशंस में रहा है। प्लान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, इंटेलिजेंस कलेक्शन, क्लार्क ली और मोहन को जिम्मेदारी। दूसरा, कोवर्ट ऑपरेशन, जिंदल को सुपरवाइज करना है। 2 साल पहले 1983, वियना, ऑस्ट्रिया, जिंदल एक दूसरी ऑपरेशन पर काम कर रहा था। आसिफ खान का नाम आया, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रिया में बैठा, भारत के खिलाफ आतंकी फाइनेंसिंग कर रहा। सीधी गिरफ्तारी असंभव। तो जिंदल ने एक और प्लान बनाया, साइलेंट एलिमिनेशन। एक एसेट थी सोफी, रॉकी। जिंदल ने उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, सब कुछ। एक रात बार में आसिफ का नजर सोफी पर पड़ता है, अकेली, खूबसूरत। आसिफ आता है, बैठता है, बातें, हंसी, ड्रिंक्स। रात भर आसिफ सोफी को घर ले जाता है, किचन में चला जाता है खाना बनाने। सोफी ड्रिंक्स तैयार करती है, खाना, ड्रिंक्स और सब कुछ धीमा होता जाता है। सुबह 6 बजे सोफी की आंख खुलती है। पहला काम, आसिफ की नब्ज चेक करना। नब्ज नहीं चल रही। आसिफ खान मर चुका है। सोफी घबराती नहीं। ट्रेनिंग, सब सबूत साफ। घर से बाहर, मिशन कंप्लीट। लेकिन जिंदल को चिंता आ गई। दिल्ली को यह बात पता चल जाए तो फील्ड से हटा दिया जाएगा। तो जिंदल का फैसला, रातों रात सब लिंक तोड़ दो, एक नई आइडेंटिटी, ऑस्ट्रिया छोड़ दो, सोफी को कुछ बताना नहीं। जनवरी 1985, ऑस्ट्रिया की कैफे, जिंदल बैठा है, नजरें गेट पर। थोड़ी देर में सोफी आती है, गुस्से में, तुम कहाँ थे? अचानक गायब कैसे हो गए? तुमने सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जिंदल चुप, क्योंकि ये भी काम का हिस्सा था, एसेट को इमोशनली अलग करना। कुछ पल बाद सोफी शांत होती है। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ो, अब काम की बात करो। जिंदल, क्या तुम हरप्रीत आहूजा को जानती हो? सोफी सोचती है, हाँ, वो हमारे NGO में काम करता था, लेकिन अब नहीं। जिंदल एक लिफाफा निकालता है, अंदर हजारों डॉलर्स। किसी भी तरह इस आदमी का पता लगाना है। हरप्रीत आहूजा, सिख युवक, पहले कैलिफोर्निया में रहता था, एक बिजनेसमैन के पास काम करता था, अवतार सेठी, BN संधू के पूरे नेटवर्क को फाइनेंस करता था। हरप्रीत 1 साल काम करता है, फिर अचानक गायब, कैलिफोर्निया से। और उसी दिन से जिंदल उसे ट्रैक कर रहा था। जिंदल पेरिस आता है, मोहन को कॉल करता है। मोहन बताता है, हमने अब्दुल खान के घर का माली तारिक सिद्दीकी को अपना एसेट बना लिया। वो सब खबरें देता है, कौन आता है, किस समय, कार का नंबर तक। इंटेलिजेंस से पता चलता है BN संधू लगातार अब्दुल खान के घर आता है, उसके साथ हरबख्श सिंह, और अगले महीने दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं। जिंदल, तारिक से ये भी करवाओ, जो लोग आए उनकी फोटो ले आ।
तारिक मना करता है। फोटो मतलब सीधे मौत, लेकिन और पैसों के बदले हाँ कह देता है। अब्दुल खान के आने वाले सारे लिफाफे मोहन तक पहुंचाएगा। एक दिन एक लिफाफे के अंदर अब्दुल खान का बैंक स्टेटमेंट। सब कुछ साफ हो गया। महीनों से अब्दुल खान संधू और हरबख्श को पैसे भेज रहा था। मार्च 1985, लंदन, इमिग्रेशन ऑफिस। अमरजीत सिंह रिसेप्शन में खड़ा, नर्वस। हरबख्श सिंह का चचेरा भाई, खुद भी एक खिस्तानी। अमरजीत काउंटर तक जाता है, तभी एक आदमी, क्लार्क ली। क्या बात है सर, परेशान दिख रहे हो? मैं हेल्प कर दूं? मैं यहीं काम करता हूं। अमरजीत, मैं असाइलम के लिए आ रहा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। क्लार्क उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। अंदर एजेंट मोहन। दरवाजा बंद होते ही मोहन अमरजीत की गर्दन पकड़ लेता है। गुस्से में, तू भारत में 4 पुलिस को मार चुका है और यहाँ लिख रहा है कि सरकार से सुरक्षा चाहिए। अमरजीत डर जाता है। क्लार्क मोहन को बाहर भेज देता है। फिर शांत आवाज में, देखो ये भारतीय बहुत गुस्से में है, अभी तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श के खिलाफ हमारी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरजीत की आवाज कांपती है। सर, मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, 2 बच्चे हैं, मैं बस उन्हें यहाँ लाकर अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। क्लार्क, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन पहले हरबख्श के बारे में सब बताओ। अमरजीत कहता है, पाकिस्तान से लौटने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसके घर पर लगातार पाकिस्तानी आते हैं। मैं नहीं जानता वो क्या बात करते हैं। हरबख्श की बातों में आकर मैं ये सब भूल गया। मुझे खिस्तानी बनना ही नहीं था। क्लार्क, तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अगर वो पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो ये साफ है वो भारत के खिलाफ प्लान कर रहा है। अमरजीत रो पड़ता है। सर, मैं बस पैसों के लिए उसके साथ हूँ। पैसे तो वही देता है। थोड़ी देर सोचकर, क्लार्क, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बस ये पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है। पेरिस में जिंदल खुश है। मोहन और क्लार्क शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता, सोफी से कोई खबर नहीं। 3 अप्रैल 1985, अचानक कॉल, सोफी का, तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मिला है। 6 अप्रैल, जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचता है। एक कैफे में सोफी से मिलता है। सोफी, जनवरी के बाद मैंने हरप्रीत को ट्रैक करना शुरू किया। एक रेस्टोरेंट में मिला। वो मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो मैंने उसे एक इंडियन बिजनेसमैन के बारे में बताया। वो तुरंत इंटरेस्टेड हो गया। जिंदल मुस्कुराता है। 7 अप्रैल, एक कैफे में सोफी, जिंदल और हरप्रीत मिलते हैं। जिंदल, कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा? हरप्रीत, वहाँ अवतार सेठी के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो लोग उठते बैठते थे वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। ISI, टेररिस्ट। अवतार सेठी एक गद्दार है। वो BN संधू के साथ भारत में आतंक फैला रहा है। जिंदल को पूरा यकीन हो जाता है। हरप्रीत एक सच्चा देशभक्त है, तो जिंदल सच बता देता है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हरप्रीत थोड़ी देर सोचता है, रिस्क को तौलता है, फिर मैं तैयार हूँ। अगस्त 1985, पुष्टि मिलती है, हरबख्श सिंह इस्लामाबाद गया है। एक दिन N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पर हरबख्श की कार चल रही है। तभी एक हैवी ट्रक गलत दिशा से आता है। सीधे टकराव, कार आग पकड़ लेती है। हरबख्श उसी जलती हुई कार में जलकर मर जाता है। रॉ ने एक और देशद्रोही को खामोशी से हटा दिया। लिस्ट में 3 नाम बचे, अब्दुल खान, BN संधू, अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985, कैलिफोर्निया। हरप्रीत और सोफी एक सामान्य कपल बनकर आते हैं। हरप्रीत अपने पुराने दोस्त पूरन सिंह से मिलता है, सेठी का ड्राइवर। पूरन, सेठी काफी टेंशन में है। भारत में टेररिस्ट को पैसे नहीं पहुंच पा रहे। वो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स के जरिए पैसे भेजता था, लेकिन अब अमेरिकी एजेंसी इस बैंक को देख रही है। कुछ दिन बाद हरप्रीत सेठी से मिलता है। हरप्रीत, ऑस्ट्रिया में मेरे मजबूत कॉन्टैक्ट्स हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर मैं तुम्हारी आतंकी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूँ। सेठी, अच्छा, तुम काम कर सकते हो, ज्वाइन करो। अगले 4 महीने हरप्रीत और सोफी सेठी के पूरे नेटवर्क की डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। फाइनेंस रूट्स, ISI कनेक्शन, सब कुछ। फरवरी 1986, जिंदल का कॉल, कैलिफोर्निया छोड़ दो। हरप्रीत और सोफी छुट्टी का बहाना भाग जाते हैं। मार्च 1986, कैलिफोर्निया। अवतार सेठी अपने ऑफिस में काम कर रहा है। सेक्रेटरी आती है, सर, इंडियन एम्बेसी से कोई आपसे मिलने आया है। सेठी चौंकता है, इंडियन डिप्लोमेट, पहली बार। वो अंदर आता है, रंजन गुप्ता। रंजन, मिस्टर सेठी, हम जानते हैं आप BN संधू के लिए काम करते हो, ISI के लिए काम करते हो। सेठी, ये क्या कह रहे हो? मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। रंजन एक फाइल उसके टेबल पर रख देता है। अंदर बैंक रिकॉर्ड्स, हर लेन देन की सबूत। रंजन की आंखों में सेठी की आंखें मिलती हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सब सच बता दो। अवतार सेठी टूट जाता है, सब कुछ उगल देता है। संधू,
अब्दुल खान, आईएसआई, सब कुछ। एक सेफ हाउस, एजेंट मोहन वहां है। 6 घंटे की इंटेरोगेशन। सेठी 27 लोगों के नाम उगल देता है जो भारत में संधू और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे थे। सेठी को पेरिस ले जाया जाता है। अनुज भारद्वाज और जिंदल 2 दिन तक इंटेरोगेट करते हैं। सेठी बताता है, लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर आईएसआई के 6 अधिकारी एक्टिव हैं। जिंदल, अगली चाल क्या होगी आईएसआई की? सेठी, हाँ बता दूंगा। कुछ दिन बाद 27 नामों की लिस्ट गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक पहुंचती है। शुरू होता है साइलेंट क्लीनअप, कोवर्ट ऑपरेशंस। 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986, पेरिस। अवतार सेठी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। रिकॉर्डिंग में आईएसआई का एक अधिकारी भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा है। जिंदल, सब डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स ब्रिटिश सरकार को सौंप देता है। ब्रिटेन तुरंत ऑर्डर देता है, पाकिस्तान एम्बेसी के आईएसआई एजेंट्स को यूके से निकाल दो। और राजीव गांधी खुद ब्रिटिश पीएम मार्क थैचर को फोन करते हैं। थैचर प्रॉमिस करती है बीएन संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986, लंदन पुलिस बीएन संधू के घर पहुंचती है। संधू को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके 5 साथी भी। लंदन में आईएसआई का पूरा नेटवर्क हिल जाता है। लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला। उसे लगता है रॉ का टारगेट संधू था, वो नहीं, तो वो टेंशन फ्री है। जून 1987, लाहौर। अब्दुल खान अपने होम टाउन आया है। एक सुबह मस्जिद से निकलकर जब घर की तरफ जा रहा है, पीछे से 2 आदमी पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में। भाईजान, आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? हाँ, मैं ही अब्दुल खान हूँ, क्या काम है? और उसी पल पिस्टल्स, 9 गोलियां सीने में, सब कुछ खत्म। अब्दुल खान गिरता है, मर जाता है। दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर गायब हो जाते हैं। लाहौर पुलिस कहती है बिजनेस राइवलरी, लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर में भूचाल। क्योंकि सच ये था, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के घर के अंदर घुसकर उनका सबसे बड़ा ऑपरेटिव को मार चुकी थी और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये था ऑपरेशन हॉर्नेट।